शियो काफी ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो जाती है ड्रिंक करके, इसलिए अब शाओ उसे एटिक में ले आता है और सोफा पर सेटल कर देता है ताकि वो आराम से रेस्ट कर सके। शाओ के क्लियरली बाउंड्रीज मेंटेन करना चाहता था, इसलिए वो खुद शियो के पास रुकने के बजाय स्टेयर्स रूम में चला जाता है ताकि वहाँ बैठकर अपना काम कंप्लीट कर सके और अननेसेसरी ऑकवर्ड सिचुएशन ना बनाए। लेकिन अंदर जाने के बाद एक अजीब सी प्रॉब्लम हो जाती है और रूम लॉक हो जाता है और वो खुद वहाँ रूम में फंस जाता है। कुछ टाइम बाद जब शियो उठती है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि वो रात को कितनी ज्यादा ड्रंक थी। उसे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट होने लगती है क्योंकि कार में बैठे बैठे वो गेम की बातें कही जा रही थी। जब उसे पता चलता है कि शाओ ऊपर रूम में लॉक हो गया है तो वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस ना होने की वजह से वो अपनी बैल्कनी से एक बैम्बू बॉल यूज करती है। उसके थ्रू उस तक एक ग्लास पानी पहुंचाती है। एक दूसरे के रूम में फंसे हुए होने के बावजूद कामली एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस कॉन्वर्सेशन में शाओ उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताता है कि शियो को उसने सिर्फ चांस देकर हायर नहीं किया, बल्कि उसने शियो के कॉलेज पोर्टफोलियो में पोटेंशियल देखा था। उसे लगा कि शियो के अंदर रियल टैलेंट है, बस वो कहीं पीछे छुप गया है। वो उसे इनकरेज करता है कि वो अपनी आर्किटेक्चरल नॉलेज को दोबारा पकड़े, अपनी ट्रेनिंग और अपनी असली कैपेबिलिटी को रिक्लेम करे और पूरा फोकस अपकमिंग लाइमन कंपटीशन पर रखे। ये बात शियो के लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल थी क्योंकि पहली बार कोई उसे इतनी क्लियरली कह रहा होता है कि उसके अंदर एबिलिटीज हैं और वो उस एबिलिटी को वेस्ट ना करे। अगली सुबह शियो खुद इंसिस्ट करता है कि वो शियो को ऑफिस छोड़ देगा। शियो हेजिटेंट होती है, उसे डर होता है कि अगर ऑफिस वालों ने साथ देखा तो गॉसिप करेंगे कि शायद शियो बैकडोर से हायर की हुई है, यानी कनेक्शन या स्पेशल फेवर्स की वजह से। लेकिन शाओ इस बात की परवाह नहीं करता, वो बिल्कुल इंडिफरेंट रहता है ऑफिस गॉसिप के आइडिया से। लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चलता है कि एक विसल ब्लोअर ने ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है जो सीधा शाओ के फादर से एक पुराने डिजाइन डिजास्टर से लिंक करती है। ये डिजास्टर एक कोलैप्स स्टेडियम से रिलेटेड होता है, यानी एक ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट जिसका नाम सुनते ही कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस लीक में शाओ के एक पुराना प्रोफेशनल कोड भी हाईलाइट किया जाता है, एक ऐसी लाइन जो काफी लोगों को पोलराइजिंग लग सकती थी। शाओ ये मान लेता है कि वो लाइन उसने सच में कही थी, लेकिन अब जब उसे कॉन्टेक्स्ट से अलग उठाकर दिखाया जा रहा होता है तो पब्लिक रिएक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इस कंट्रोवर्सी का डायरेक्ट नुकसान डायनेमिज्म को उठाना पड़ता है। लाइमन उन्हें कंपटीशन से ही डिस्क्वालीफाई कर देता है। ये डिसीजन टीम के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि सब लोग ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर हेवीली इन्वेस्टेड थे। शाओ को स्ट्रॉन्ग सस्पिशन होता है कि ये सब कुछ नेचुरल तरीके से नहीं हुआ। उसे लगता है कि ये सैबोटेज उनके राइवल्स की तरफ से हुआ है और उसके माइंड में ये बात और पक्की हो जाती है कि लाइमन साइड ही ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है ताकि अर्ली स्टेज पर ही उन्हें बाहर कर दिया जाए और बाकी कंपिटिटर्स को इजी एडवांटेज मिल जाए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शाओ खुद एक्शन लेता है। वो शियो और अपने कोलीग जो को साथ लेकर लाइमन के ऑफिस चला जाता है ताकि वहां जाकर वो ताचिन से डायरेक्टली बात कर सके। उनका मिशन सिंपल था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे, इशू को एड्रेस करेंगे और ये देखेंगे कि डिसीजन रिवर्स हो सकता है या नहीं। लेकिन वो सब जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें काफी अनसीरियस लिया जाता है और बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है। उन्हें घंटों तक वहीं पर वेट करवाया जाता है, बार बार ये कहकर कि मीटिंग चल रही है। ये डीले इतना ऑब्वियस था कि आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाता है कि उन्हें जानबूझकर बिठा कर रखा गया है। आखिर तक जब वो वहाँ से निकलते हैं तब पार्किंग लॉट में उनकी नजर ताचिन पर पड़ जाती है और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि वो किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग से नहीं आ रहा था बल्कि फिशिंग ट्रैप से वापस आ रहा था। वो देखते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। ताचिन उनसे मिलना ही नहीं चाहता था और पूरा टाइम बस उन्हें अवॉइड कर रहा था। इस लेवल पर शाओ समझ जाता है कि मिडिल लेवल एक्सक्यूजेस से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर इशू सॉल्व करना है तो सीधा लाइमन के टॉप एग्जीक्यूटिव मिस्टर शिए तक पहुंचना पड़ेगा। इसीलिए फिर शाओ अपने एक दोस्त मिस्टर वांग के कनेक्शन को यूज करता है। मिस्टर वांग उसे अपनी डॉटर की वेडिंग पर इनवाइट करते हैं जो एक प्राइवेट आइलैंड पर होने वाली थी। ये इनविटेशन सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि नेटवर्क और एक्सेस का चांस भी था। वेडिंग एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड में सेट होती है और ये बात और भी स्पेशल होती है क्योंकि उस होटल को शियाओ ने खुद डिजाइन किया था। वहाँ पहुंचकर शाओ शियो को मिस्टर वांग जो कि उस आइलैंड के ओनर भी हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है। वो उसका इंट्रोडक्शन अपनी असिस्टेंट डिजाइनर के तौर पर करवाता है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन भी शियो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें ट्रस्ट और रिकॉग्निशन दोनों फील हो रही थी। शुरू में शियो पूरी जगह से इम्प्रेस होती है। होटल की आर्किटेक्चर बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग थी, सराउंडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी और वेडिंग का एटमॉस्फेयर खुशी से भरा हुआ था। हर चीज एलिगेंट और ड्रीमी लग रही थी। कुछ देर के लिए उसे लगता है कि वो बस एक ब्यूटीफुल इवेंट का हिस्सा है, लेकिन फिर कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। जब ग्रूम का प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है तो शियो का चेहरा जम जाता है। ग्रूम को योर नहीं बल्कि जांग चीरान
चीरान था, वही आदमी जो कभी उसका बॉयफ्रेंड था और जिससे उसकी शादी होने वाली थी और उसने अपनी शादी वाले दिन उसे छोड़ दिया था। ये देखकर शियो के अंदर एकदम शॉक वेव आ जाती है, उसे पैनिक अटैक होने लगता है। पास्ट की सारी हर्ट और ह्यूमिलिएशन एक ही मोमेंट में वापस आ जाती है। वो फिजिकली भी रिएक्ट करती है, उसे नोजिया फील होता है जैसे उसकी बॉडी शॉक हैंडल नहीं कर पा रही। सिचुएशन इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती है कि उसे वहाँ से जाना पड़ता है और फौरन वहाँ से निकलती है। ब्राइड जो असली रीजन नहीं जानती थी, ये समझती है कि ये शियो बस सी सिकनेस की वजह से ऐसी हुई है क्योंकि इवेंट आइलैंड पर हो रहा है और आइलैंड के आसपास पानी है। उसे लगता है कि प्रॉब्लम बस हेल्थ या मोशन की वजह से है, लेकिन जाओ इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं करता। वो ग्रूम चीरान की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि उसकी नजर शियो पर अजीब तरीके से टिक गई है, एक अनईजी और लिंगरिंग लुक के साथ। इसी मोमेंट पर शाओ को फील हो जाता है कि शियो और चांग चीरान के बीच कोई डीप सीक्रेट है और यहीं पर जाकर ये एपिसोड एंड हो जाती है।